गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर कक्षा 9 और 10 का हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव से पैसिव बनाने के 5 सामान्य नियम आपको बताए गए थे। नंबर 1 ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। नंबर 2 है टेंस के अनुसार सहायक क्रियाओं का प्रयोग करना। नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना। और नंबर 4 प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना। और नंबर 5 सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। अगर अन्य चीजें उसमें आती हैं तो अंत में उसको भी लिख देंगे। अब इसमें बात आती है टेंस के अनुसार सहायक क्रियाओं का प्रयोग करना। टेंस एक्टिव वॉइस का जैसा रहेगा उसके अनुसार, नियम के अनुसार सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा। अब हम टेंस प्रारंभ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो उसकी पैसिव कैसे बनेगी, आज हम यही समझेंगे, यही पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस है, इसकी पहचान है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अथवा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ा होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर्स आते हैं। उसके बाद उसकी जो पैसिव बनाई जाएगी, पहला स्टेप हमारा होगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में है तो वैसा का वैसा सब्जेक्ट बन जाएगा, और यदि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में है तो उसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका नॉमिनेटिव केस ही लिखेंगे। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का कल मैंने एक चार्ट बनवाया था आपको। उस चार्ट के माध्यम से इसमें हम परिवर्तन करेंगे। तो पहले नंबर पर ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। दूसरे नंबर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर वाक्य है तो सहायक क्रिया इज, एम अथवा आर लगाई जाएगी। एक वचनकर्ताओं के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होगा। प्रायः बाई का ही प्रयोग होता है, अन्य प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग किया जा सकता है जो जिस क्रिया के साथ जैसा प्रीपोजिशन लगना होगा नियम के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नाउन के रूप में रहेगा ये सब्जेक्ट तो नाउन ही लिख देंगे। प्रोनाउन के रूप में रहेगा तो उस नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अदर्स, अन्य चीजें आएंगी। अब एग्जाम्पल के रूप में इसको हम देखेंगे कि कैसे परिवर्तन किया जाता है। पहला सेंटेंस है हमारा सीता रीड्स द रामायण। मैंने रीऑर्डर करते समय आपको बताया था दो ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान क्रिया में क्या से प्रश्न करने पर लगेगी। यदि क्रिया में क्या लगा के हम क्वेश्चन करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर नहीं मिलता है तो किसे अथवा किसको से प्रश्न कर लेंगे तो उससे जो उत्तर मिलेगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसी ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे। वाक्य है हमारा सीता रीड्स द रामायण। सीता रामायण पढ़ती है। सीता क्या पढ़ती है? रामायण। तो रामायण जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे द रामायण। द रामायण। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्रिया से पहचान करेंगे। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म यस लगा हुआ है, इसलिए इसमें सहायक क्रिया इज, एम, आर में से एक लगाई जाएगी। अब इसका नंबर देखेंगे। रामायण सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। द रामायण इज। अब तीसरा स्टेप आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा तो आपका वाक्य बन गया द रामायण इज रीड।
चौथा स्टेप आएगा प्रीपोजिशन का प्रयोग करना, बाई का प्रयोग हो जाएगा। पांचवा स्टेप आएगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट सीता है, नाउन के रूप में है, तो उसी सीता को ऑब्जेक्ट के रूप में यहां लिख देंगे। अब आपका यह पैसिव बन गया, द रामायण इज रीड बाई सीता। दूसरा वाक्य है आपका आई डू नॉट बीट अनु, मैं अनु को नहीं पीटता हूं। मैं क्या नहीं पीटता हूं, कोई उत्तर नहीं मिलेगा क्या से। मैं किसे नहीं पीटता हूं, अनु को। अब अनु इसका ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट को हम यहां बनाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि नाउन के रूप में है तो अनु को अनु ही लिख लेंगे, अनु। अब उसके बाद देखेंगे कि टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। डू नॉट आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें सहायक क्रिया इज, एम, आर में से एक लगेगी। कर्ता बन गया आपका अनु, अनु सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें इज का प्रयोग करेंगे। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा लेंगे। अब नंबर आया क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना, बीट। बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन। अनु इज नॉट बीटन। अब चौथा स्टेप प्रीपोजिशन लगाएंगे बाई। पांचवा स्टेप इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। या सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में आया है, प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। अब वाक्य बन गया आपका अनु इज नॉट बीटन बाई मी। अगला वाक्य है डज ही लर्न लेसन्स, क्या वह पाठों को याद करता है। तो क्या याद करता है, पाठों को। पाठों को इसमें ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि यह वाक्य इंट्रोगेटिव का है, तो सहायक क्रिया का प्रयोग हमको लेसन्स के अनुसार पहले करना होगा। लर्न है, डज का प्रयोग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेसन्स बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसलिए उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव में आर का प्रयोग सबसे पहले हो जाएगा। अब लेसन्स को यहां लिखेंगे, आर लेसन्स। अब दो काम हमारा हो गया, सहायक क्रिया का प्रयोग हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी बना लिया गया। तीसरा काम है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना। लर्न है, लर्न का थर्ड फॉर्म होगा लर्न्ड। आर लेसन्स लर्न्ड। अब इसके बाद चौथा स्टेप बाई का, बाई लगाएंगे। पांचवा स्टेप है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट ही आया है, प्रोनाउन के रूप में आया है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस वहां लिखा जाएगा हिम। क्वेश्चन मार्क। पूरा वाक्य बन गया आपका आर लेसन्स लर्न्ड बाई हिम। अगला वाक्य डज ही नॉट ओबे मी। इंट्रोगेटिव का वाक्य था, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया, तो इसकी पैसिव भी इंट्रोगेटिव निगेटिव ही बनेगी। डज ही नॉट ओबे मी, क्या वह मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है। क्या वह मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है। वह किसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, मेरी। तो मेरी जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका नॉमिनेटिव केस होगा आई। लेकिन इंट्रोगेटिव है तो आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम। एम के बाद इस मी को यहां लाएंगे तो आई बन जाएगा, एम आई। अब निगेटिव भी है, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, एम आई नॉट। दो काम हमारा हो गया। तीसरा काम है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना। वर्ब है इसमें ओबे, ओबे का थर्ड फॉर्म होगा ओबेड। एम आई नॉट ओबेड। अब चौथा स्टेप बाई का, बाई लगाएंगे। पांचवा स्टेप है इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। वाक्य बन गया एम आई नॉट ओबेड बाई हिम। अगला वाक्य है आपका व्हाट डज शी कुक इन द इवनिंग। वह शाम को क्या पकाती है, क्या बनाती है। क्योंकि इसमें व्हाट पहले ही आ गया,
और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है भी नहीं। नियम के अनुसार इसकी पैसिव नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब वाले वाक्यों की पैसिव नहीं बनती है, किंतु हर नियम में एक न एक अपवाद होता है, तो इसमें भी अपवाद है। यह वाक्य बिना ऑब्जेक्ट वाला है तो भी इसकी पैसिव बनाई जा सकती है। ऐसे ही व्हाट वाले वाक्यों में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी उसकी पैसिव बन जाएगी। अब व्हाट है तो क्वेश्चन वर्ड है, इसको सबसे पहले यही देख लें। इंट्रोगेशन वर्ड जो है वो पहले ही लिखा जाता है। व्हाट आ गया, व्हाट के बाद डज का प्रयोग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसमें इसी को हम सब्जेक्ट मानते हुए इसमें इज का प्रयोग करेंगे, व्हाट इज। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब है कुक, कुक का थर्ड फॉर्म होगा कुक्ड, व्हाट इज कुक्ड। अब बाई का प्रयोग कर लेंगे, बाई के बाद सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर, व्हाट इज कुक्ड बाई हर। अब अदर्स जो बचे हैं कॉम्प्लीमेंट्स, उनको जैसा का तैसा लिख लेंगे, इन द इवनिंग। अब आपका वाक्य बन गया व्हाट इज कुक्ड बाई हर इन द इवनिंग। अगला वाक्य है हु टीचेज यू हिंदी। हाँ बच्चों इसको देखोगे, हु दो काम करता है, इंट्रोगेशन वर्ड भी होता है और ये सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, और इसलिए इसमें इस सब्जेक्ट को हम बाद में जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये दो काम कर रहा है। तो हु वाले वाक्यों में यहीं पर इसको हम बाई हुम बना देते हैं, ये हो जाएगा बाई हुम। अब अगला काम है हमारा ऑब्जेक्ट को ढूंढना, ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करना। ऑब्जेक्ट हु टीचेज यू हिंदी, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। तो क्या से प्रश्न करने पर इसमें आएगा हिंदी, किसे से प्रश्न करने पर आएगा यू। अर्थात इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, यू भी ऑब्जेक्ट है और हिंदी भी ऑब्जेक्ट है। हिंदी क्या से प्रश्न करने पर आएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यू किसे से प्रश्न करने पर आएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः सजीव होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः निर्जीव होते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पैसिव अच्छी मानी जाती है, इसलिए पहले उसी से बनाएंगे। तो बाई हुम के बाद हिंदी इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा। ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया जाएगा, बाई हुम इज हिंदी। अब तीसरा काम है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना। वर्ब टीच है, टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट। अब ये ऑब्जेक्ट आपका बना यू, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये अंत में जाएगा, तो इसके पहले प्रीपोजिशन टू अथवा फॉर का प्रयोग अवश्य होगा। ये आपका वाक्य बन गया बाय हुम इज हिंदी टॉट टू यू। और दूसरे ऑब्जेक्ट से यदि इसको हम बनाएं तो भी बन जाएगा, हु को बाय हुम बनाएंगे, और नया ऑब्जेक्ट हमारा अब यू मिल रहा है। यू प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, बाय हुम आर। अब यू लिख देंगे, बाय हुम आर यू। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, टीच है तो हो जाएगा ये टॉट। बाय हुम आर यू टॉट हिंदी। चूंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंत में आ रहा है तो इसके पहले किसी भी प्रीपोजिशन को लगाने की आवश्यकता नहीं है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंत में जाएगा तो उसमें आवश्यक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंत में जाएगा तो कोई भी प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।